आज हम पीएनएल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अगर कभी भी स्टॉक खरीदने जाओगे, उस टाइम पे आप लोग को अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है, तो आप लोग को 3 स्टेटमेंट्स देखने को मिलेगा, पीएनएल, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएनएल से कि आप लोग पीएनएल को कैसे देख सकते हो। पीएनएल को हम लोग को कैसे देखना चाहिए, इसे हम लोग कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा बिगिनर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक जाएँगे। आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि पीएनएल का मीनिंग क्या होता है। पीएनएल का मीनिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पीएनएल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना भी इनकम होता है किसी भी कंपनी का वो रिपोर्ट किया जाता है। इसे समझ लीजिए कि एक कंपनी का एनुअल या फिर किसी टाइम फ्रेम का रिजल्ट समझ लीजिए। हम लोग अगर कभी भी एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद हम लोग का रिजल्ट निकलता है। सेम है कि किसी कंपनी ने किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी भी टाइम पे कितना सेल्स किया, कितना प्रॉफिट किया, इसका रिजल्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट आप लोगों को किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। किसी पर्टिकुलर ईयर का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर क्वार्टर का हो सकता है। एंड आप लोगों को 9 मंथ का भी देखने को मिलता होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के इंडिया पे क्या होता है कि हम लोग का फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये जो डेट है इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इसलिए हम लोग के इंडिया पे आप लोग अगर 1 साल का देखना है, मतलब 12 मंथ का आप लोग को रिजल्ट देखना है, तो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट पब्लिश होता है। तो ये जो पूरा का पूरा 12 मंथ है इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो हम लोग को जो भी आप लोग को दिखता होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारे इंडिया के कंपनीज़ में, वो आप लोग को पूरा का पूरा एक मतलब इ इसी टाइम फ्रेम पे दिखता होगा। और ये जो फाइनेंशियल ईयर है, या अगर मैं बोलूँ कि फाइनेंशियल ईयर 24, इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में स्टार्ट होगा, 25 में खत्म होगा, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 24 का मीनिंग क्या होता है कि 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 को एंड होगा। अभी हमारा करंटली फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है। हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 2024 में 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और अभी इस साल 2025 में 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है। तो हमारे इंडिया पे ये पूरा का पूरा 12 मंथ्स ऐसे कैलकुलेट होता है। लेकिन क्या होगा कि आप अगर यूएस कंपनीज़ को कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उठा के देखोगे, उनका फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट नहीं होता। उनका क्या होता है कि उनका कैलेंडर ईयर कैलकुलेट होता है। मतलब वो लोग 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करते हैं। तो उनका आप लोग को कैलेंडर ईयर देखने को मिलेगा। तो आप लोग कहीं भी अगर दिखे CY 23, इसका मतलब क्या है, कैलेंडर ईयर 23, मतलब पूरा का पूरा 2023 ईयर। और अगर आप लोग को कहीं भी दिखे फाइनेंशियल ईयर 25, इसका मतलब आप समझ रहे कि फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। लेकिन जो मेन 2 आप लोग को टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सब जगह पे आप लोग को देखने को मिलेगा। पहला है ईयरली और दूसरा है क्वार्टरली। क्वार्टरली में मीनिंग क्या है कि पर्टिकुलर क्वार्टर में कितना ज़्यादा अर्निंग हुआ, और क्वार्टर का मीनिंग यह है कि 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का मीनिंग कोई भी 3 मंथ्स हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 मंथ्स का मीनिंग एक पर्टिकुलर ईयर है। हमारा अगर इंडिया पे फाइनेंशियल ईयर पे चलेगा, इसका मतलब क्या होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल, मई और जून। ये एक फर्स्ट क्वार्टर हो गया। सेकंड क्वार्टर मीनिंग क्या होगा कि उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारे इंडिया का क्वार्टर ऐसे चलता है। लेकिन आप अगर कैलेंडर यूएस का देखोगे, उसमें क्वार्टर अलग चलेगा। उस क्वार्टर का मतलब क्या होगा कि उनका कैलेंडर ईयर चलता है। इसलिए उन लोग का जनवरी, फरवरी, मार्च ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। तो ऐसे आप लोग को कैलकुलेट करना है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए क्वार्टर का इनकम स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि उस क्वार्टर में कंपनी ने कितना खर्चा किया, कितना कमाया और अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट आया। यही बस ये लिखा हुआ होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। कि आपको अगर एक बेसिक ईज़ी सबसे ज़्यादा समझना है कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, तो सिंपली समझ लो कि सेल्स या फिर रेवेन्यू दिया होता होता है, और एक्सपेंसेस मतलब कितना कंपनी ने खर्चा किया। इन दोनों का अगर आप घटा दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी सेल्स लाना है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा ना। आपको अगर कोई सामान बना के बेचना है, तो सामान बनाने बनाने के लिए कुछ पैसा खर्चना करना पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉयज़ जो है उनको सैलरी देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें खर्चे में आती है। तो आपने कितना खर्चा किया और आपने कितना कमाया, इसके बाद दोनों से आपका कितना प्रॉफिट आ गया। बस यही चीज़ होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आप लोग को कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप एनालाइज करने जाओगे, आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिख के रखा है, जैसे कि आप लोग को इनकम देखने को मिलेगा कि टोटल इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस मतलब कितना आपने खर्चा किया इनकम लाने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ये सब हम लोग आगे जानेंगे। आप लोग बस टर्म्स को समझ लो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके बाद इंटरेस्ट होता है कि आपने जो लोन लिया था उसके बाद आपने कितना इंटरेस्ट पे किया। डिप्रिसिएशन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग आगे जानेंगे। अभी आप लोग को समझ भी नहीं आएगा अगर मैं डायरेक्टली बता दूँ तो। इसके बाद आता है पीबीटी। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपने टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट कमाया, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी तो देना है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाया और 25 रुपये आपको टैक्स देना है, तो आपका प्रॉफिट आया 75 रुपीज़। आपने 25 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स के हिसाब से पे कर दिया। इसके बाद आता है टैक्स, मतलब आपने टैक्स कितना पे किया। नेट प्रॉफिट मतलब टैक्स देने के बाद आपका कितना प्रॉफिट बचा। और इसका नेट प्रॉफिट में भी बहुत सारी चीज़ें काउंट होती है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि आपने अगर टैक्स पे कर दिया, वही आपका प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उसके बाद दूसरे कंपनीज़ का प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत ऐड होता है।
तो उसमें आपका प्रॉफिट घट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। ईपीएस भी आता है। ईपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज ए शेयर होल्डर। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप अगर डायरेक्टली मतलब आपका खुद की कंपनी नहीं है, आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो ये ईपीएस का कॉन्सेप्ट भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि एक्चुअल में इनकम स्टेटमेंट दिखता कैसे है, मतलब इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसे। तो आप लोगों को लेफ्ट साइड पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अभी आप लोग लेफ्ट साइड पे कॉन्सेंट्रेट करो, हम लोग राइट साइड का अभी समझेंगे, वो थोड़ा सा बाद में समझेंगे। पहले आप लोग बेसिक से लेफ्ट साइड पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो पहले आप लोग को रेवेन्यू या फिर इनकम दिख रहा होता है कि आप लोग एक्चुअली कंपनी में बिजनेस करके आपने सेल्स करके कितना पैसा कमाया। आपने जितना भी माल बेचा उससे आपको कितना पैसा आपको रेवेन्यू आया, वो बेसिकली सेल्स होता है कि आपने कितना इनकम किया। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस आते हैं कि आपने कितना एक्चुअली खर्चा किया। मतलब मान लीजिए आपने अगर सेल किया 100 रुपये का, और उस 100 रुपये का सेल करने के लिए आपका अगर 70 रुपये खर्चा हो गया, तो 70 रुपये होता है आपका एक्सपेंस। क्योंकि आपको माल भी तो खरीदना है ना, कि आप अगर कोई पेंसिल वगैरह बना रहे हो तो आपको वुड खरीदना होता है, ग्राफाइट खरीदना होता है, और आपको एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी देना होता है। आपका जो भी ऑफिस वगैरह है, आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके रखा है, इसका भी खर्चा होता है। तो ये सब खर्चे में आते हैं। और रेवेन्यू मतलब आपने पेंसिल बेच कर कितना कमाया। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बहुत ही जानना जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि आपने एक्चुअली बिजनेस करके कितना कमाया। मतलब प्रॉफिट मतलब आपने खर्चा देने के बाद आपने कितना कमाया। और इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहते हैं और डायरेक्टली प्रॉफिट क्यों नहीं कहते हैं, ये भी हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे। लेकिन इसके बाद आते हैं अदर इनकम। अदर इनकम क्यों, मतलब ये ऐसा इनकम है जो कि बिज़नेस के रिलेटेड नहीं है। ये भी इनकम ही है लेकिन बिज़नेस के रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए बैंक्स पे क्या होता है कि आप अगर कभी भी बैंक पे अकाउंट खोलने जाओगे, उसमें क्या होता है कि आप अगर बैंक पे पैसा रखते हो, उसमें क्या होता है कि आपको बैंक इंटरेस्ट देता है। तो आप बैंक पे पैसा रखते हो और बैंक उस पे लोन देता है, तो जो भी कमाता है वो उसका रेवेन्यू हो गया। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए आपको इंटरेस्ट भी तो देना है, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, क्योंकि उसको वो लोन देके पैसा कमाने के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ा। तो इंटरेस्ट उसका एक्सपेंस हो गया, तो उसके बाद उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। लेकिन क्या होता है कि इसमें आपको पता है कि बैंक क्या करता है, डायरेक्टली आपको एसएमएस चार्ज भी काटता है, जो क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है उसका भी चार्ज काटता है। ये सब चीज़ें क्या है, उसका एक्चुअल कोर इनकम का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा सर्विस देके वो कमा रहा है। इसका मतलब बैंक का कोर इनकम क्या होगा, बैंक का कोर इनकम है पैसा लोन पे देना और उससे पैसा कमाना। ये जो एसएमएस चार्ज काटता है ये उसका कोर इनकम थोड़ी है। बैंक एसएमएस चार्ज काटने के लिए थोड़ी बैंक खोला जाता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये अदर इनकम पे आता है कि आपने बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन कुछ अदर इनकम सोर्स से आपका पैसा आ गया। आपने हो सकता है किसी जगह पे फिक्स डिपॉजिट करके रखा होगा, उससे कुछ पैसा आ गया। आपने स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करके रखा होगा, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करके रखा होगा, उससे कुछ डिविडेंड आ गया। ये सब होता है अदर इनकम सोर्सेज। लेकिन अभी ये कोर प्रॉफिट नहीं है, अभी आप लोग को समझना है, क्योंकि आपको क्या है कि अभी भी बहुत सारे खर्चे देना बाकी है। क्योंकि क्या है कि मान लीजिए आपने जो रेवेन्यू किया या फिर जो भी माल बेचा, आपने ऐसा हो सकता है ना कि आपने बैंक से लोन लेके बिजनेस किया था। अभी आपको इंटरेस्ट देना है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट वहाँ पर काउंट नहीं होता। आपने बिजनेस करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए आपने बैंक से कुछ लोन लिया होगा, तो लोन का इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना। इसके बाद आता है डिप्रिसिएशन कॉस्ट। डिप्रिसिएशन कॉस्ट को मतलब ऐसे समझ लो कि आपने अगर कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट खरीदा होगा, उसको आप कॉस्ट को थोड़ा बहुत करके क्लेम करते जाते हो। ऑफ कोर्स आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग को अगर पेंसिल बेचना है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको प्लांट लगाना है, आपको फैक्ट्रीज खरीदना है, आपको जो ऑफिस है वो खरीदना होगा। तो ये सब चीज़ आपको खरीदना होगा ना। लेकिन इसका एक्सपेंस हमने पहले कभी भी नहीं दिखाया। ये क्या है, ये हमारा कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है। आप क्या जो ऑफिस रेंट है, मतलब जो आपने ऑफिस खरीदा, ये तो आप एक बार खरीदोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप बार बार खरीदते जाओगे। तो ये जो भी लॉन्ग टर्म एसेट का खर्चा हो गया, जैसे कि आपका मशीनरी, आपका प्लांट, ये सब जो भी खर्चा है, ये हम लोग डिप्रिसिएशन पे खर्चा को डालते हैं। तो डिप्रिसिएशन हटा देने के बाद आपके पास आता है पीबीटी। पीबीटी का मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब अभी आपका कोर प्रॉफिट आ चुका है, लेकिन टैक्स हमने अभी तक नहीं पे किया है। हमारा बिजनेस से जितना भी हमने खर्चा था सब कुछ पे कर दिया है, हमारा अभी प्रॉफिट बचा है। अब इस प्रॉफिट से हम लोग अगर टैक्स पे कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम लोग का प्रॉफिट है, इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, हम लोग का प्रॉफिट आ गया। तो इसके बाद हो जाएगा हमारा नेट इनकम। इसके बाद हम लोग राइट साइड के स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी। बेसिकली जो हमने पिछले लेफ्ट साइड से पढ़ा था उसी का कुछ थोड़ा बहुत एक्सपांसन है। और ये कुछ टर्म्स है स्पेशली, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि आप लोग अगर कहीं भी मतलब पॉडकास्ट देखोगे या फिर या फिर आप लोग कहीं भी अगर आप स्टॉक मार्केट के एनालिसिस वीडियो देखेंगे, तो आपको कुछ कॉमन टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखेगा। आप लोग आर्टिकल पढ़ लो या फिर कहीं भी आप लोग खुद भी एनालिसिस करने जाओगे, आप लोग को बहुत सारे टर्म्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बहुत ही सिंपल से मैंने बताया था कि रेवेन्यू या फिर इनकम आता है सबसे पहले। आपने सेल्स करके कितना कमाया, उसके बाद आपको एक्सपेंसेस घटाना होता है कि आपने कितना खर्चा किया उतना सेल्स लाने के लिए। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद आपका अदर इनकम आता है कि आपने अदर सोर्सेज से कितना इनकम किया। इसके बाद जो आपका टोटल है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अदर इनकम, ये दोनों ऐड करके आपका जो भी इनकम आया, टोटल इनकम, इसको एबिटा बोलते हैं।
और एबिटा क्यों? बस कुछ टर्म्स है और कुछ नहीं। एबिटा को अगर आप एक्सपांड करोगे या फिर आपको अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो कॉमन सेंस बात है कि ये क्या है कि हमने अभी डेप्रिसिएशन पे नहीं किया है, हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, हमने टैक्स पे नहीं किया। तो सिंपल सा वही बात है कि हम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म ये होता है कि हमने अर्निंग्स जो किया है वो मतलब डेप्रिसिएशन के पहले, इंटरेस्ट के पहले और टैक्स के पहले ये हमने कितना अर्निंग्स किया उसको बताने के लिए क्या यूज़ होता है? एबिटा। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। हमने तो एमोर्टाइजेशन कहीं भी नहीं देखा, हमने डेप्रिसिएशन देखा है, लेकिन एमोर्टाइजेशन चीज़ क्या है? ये भी सेम चीज़ है डेप्रिसिएशन जैसा ही, बस थोड़ा सा अलग चीज़ है, अलग कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब डेप्रिसिएशन को डिटेल में देखेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोग अगर डेप्रिसिएशन को घटा दोगे, इसके बाद आपके पास आता है एबिट। और ये भी एबिट क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट है पहले जैसा कि आपने इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कितना कमाया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद आप लोग अगर इंटरेस्ट घटा दोगे तो एक-एक करके घटाते जाओ तो जो भी लेटर्स है वो हटते जाएँगे। तो आपका आ गया, इसको आप लोग ईबीटी बोल सकते हो या फिर पीबीटी बोल सकते हो। ईबीटी मतलब क्या? अर्निंग्स बिफोर टैक्स, और पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेम ही चीज़ है, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। और पीबीटी आ गया, पीबीटी से आप अगर टैक्स घटा दोगे, आपका आ गया नेट प्रॉफिट। या इसके बाद नेट प्रॉफिट जैसे ही आ गया, अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को कि आपने पूरा कंपनी तो ऑफ कोर्स खरीदा नहीं होगा, आपने 2, 4, 5, 50 शेयर खरीदे होंगे। तो अगर कंपनी के पास 100 शेयर्स है और आपने 1 शेयर खरीदा है, तो ऐसे में अगर कंपनी ने 100 रुपए कमाए हैं, आपके खाते में तो मतलब आपके हिस्से में थोड़ी 100 रुपए आएगा। कंपनी ने 100 रुपए कमाया है, लेकिन कंपनी के पास 100 शेयर्स है और उसमें से आपने सिर्फ 1 शेयर खरीद के रखा है। ईपीएस का मीनिंग यही है कि अर्निंग्स पर शेयर, मतलब पर शेयर कितना अर्निंग हो रहा है। आपने अगर 1 शेयर खरीद के रखा है, आपके हिस्से में कितना अर्निंग आ रहा है, ये बस दिखाने के लिए ईपीएस होता है। और ईपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एज़ अ कंपनी आपको समझना है कि आपने पूरा कंपनी नहीं खरीदा है। कंपनी अगर 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है और 100 रुपए पूरा का पूरा आपका नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 शेयर खरीद के रखा है। कंपनी के पास और 99 और शेयर्स है, तो और भी तो हिस्सेदार होंगे ना उस प्रॉफिट का। आपका तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट कमाया, वो आपका नहीं है पूरा का पूरा, क्योंकि आपने सिर्फ 1 शेयर खरीद के रखा है। बाकी और 99 दावेदार है उस प्रॉफिट के। तो ये मोटा-मोटी स्ट्रक्चर होता है। आप कहीं भी जाकर आप अगर मतलब कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ने जाओगे, जैसे कि आप अगर कोई वेबसाइट पे पढ़ो या फिर कहीं भी आप डायरेक्ट पीएनएल डाउनलोड करके पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जैसे-जैसे कुछ 10, 20, 50, 100 कंपनीज़ के पीएनएल पढ़ोगे, आपको बस याद हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट एक तरीके के नहीं होते। कुछ इनकम स्टेटमेंट आप लोग को अलग तरीके से देखना होता है, कुछ इनकम स्टेटमेंट आप लोग को मतलब कुछ अलग तरीके के मैट्रिक्स के साथ देखना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो हमारा इनकम स्टेटमेंट अलग तरीके से रीड होगा। आप लोग अगर बैंक्स हो, तो आप लोग का अलग तरीके से रीड होगा। आप लोग आईटी कंपनी हो, तो भी आप लोग को थोड़ा बहुत ही चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपका थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो आप लोग को डिफरेंट कंपनीज़ पे, डिफरेंट सेक्टर पे आप लोग को मतलब जो भी पीएनएल है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट करके देखना पड़ता है। इसके बाद आते हैं थोड़ा-सा बैंकिंग इस सेक्टर पे, क्योंकि क्या है कि ये सब तो थोड़ा बहुत फिर भी सिमिलर है, लेकिन जो बैंकिंग का पीएनएल होता है, ये पूरा का पूरा अलग ही तरीके से चलता है। आपको बैंकिंग का एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो भी कंपनीज़ है, बैंकिंग और एनबीएफसी, इनका जो भी पीएनएल है, ये आपको थोड़े से अलग तरीके से देखना पड़ता है। आईटी और मैन्युफैक्चरिंग का आप लोग थोड़ा बहुत हद तक सिमिलैरिटी आप लोग ढूँढ सकते हो। लेकिन जो ये बैंकिंग और एनबीएफसी है, इनका तो पूरा का 360 डिग्री घूम जाता है। इनका क्योंकि क्या है कि आपको इनका कोई कुछ मैन्युफैक्चरिंग का तो काम नहीं है। इनका मेन काम है लोन देना, और लोन देने से पहले इनको पैसा चाहिए, तो ये लोग किसी से पैसा उठाते हैं और दूसरों को लोन देते हैं। बीच में जो भी मार्जिन आ गया, इससे 10% से पैसा उठाया, उसको 15% पे दे दिया। तो बीच का जो मार्जिन 5% रहा, वो बैंक का होता है। इसलिए जो भी पीएनएल पढ़ना होता है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना होता है। तो आपको कुछ कैटेगरीज़ में आपको पीएनएल पे डिवाइड करना है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, आईटी कंपनी, इनका एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी आपको बैंकिंग और एनबीएफसी का रह गया कि आपको बैंकिंग और एनबीएफसी को थोड़ा-सा अलग तरीके से देखना है। तीसरा आ गया इंश्योरेंस का भी बैंकिंग्स और बैंकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इनसे थोड़ा-सा अलग चलता है, उनका कुछ अलग तरीके से थोड़ा-सा देखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हाँ, डिफरेंस तो है, तो आपको उसका भी थोड़ा-सा अलग तरीके से सीखना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सबका पीएनएल पीएनएल सेम होता है। आप बस एक पीएनएल पीएनएल समझना सीख जाओगे, आप लोग सबका सीख जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब इसका पीएनएल आप लोग समझ जाओगे, तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का पीएनएल समझ जाओगे, आप लोग सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का मतलब जो भी पीएनएल है वो पढ़ सकोगे। आप लोग एक बैंक का अगर आप पीएनएल स्टेटमेंट समझ जाओगे, आप लोग सारे बैंक का पीएनएल स्टेटमेंट आप समझ जाओ। आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर तो आप लोग को बेसिक सेल्स और प्रॉफिट तो दिख ही जाएगा, उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन आपको अगर डीप डाइव करना है, आपको अगर डीपली अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए आप लोग को ये सब चीज़ें जानना होता है, ये सब चीज़ें समझना होता है। और रियल पीएनएल स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कंपनीज़ जब भी पब्लिश करती है, तब वो लोग कुछ ऐसे फॉर्मेट में पब्लिश करते हैं,
और हम लोग को ये पढ़ना होता है और इसको पढ़ के हम लोग को समझना होता है कितना प्रॉफ़िट आया, कितना सेल्स आया और अंदर की क्या बात है, ये हम लोग को समझना रहता है। तो डरने की बात नहीं है, जो भी नंबर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये हम लोग बाद में समझेंगे। अभी अगर समझने जाएँगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी नहीं समझेंगे, बाद में इसको देखेंगे। बस ऐसा कुछ दिखता है, ये आप लोग को देख के रखना है कि ऐसा कुछ आप लोग को रियल पी&एल स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग को एनुअल रिपोर्ट और कंपनीज़ जब भी पब्लिश करती है एक्सचेंजेस पे, तब आप लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलता है। स्क्रीनर पे आप लोग को जो भी पी&एल दिख रहा है वो बहुत ही सिम्प्लीफाइड वर्ज़न है। आप लोग उसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब जब बात आती है डीप एनालिसिस करने की, जब बात आती है कि प्रॉफ़िट किस जगह पे घटा, किस जगह पे बढ़ा एक्चुअली, ये अगर आपको एनालाइज़ करना है तो इस पी&एल को आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्ड आंसर होता है और स्क्रीनर पे क्या होता है कि वहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन उसका आपको प्रीमियम वर्ज़न खरीदना पड़ेगा। तो आप अगर प्रीमियम वर्ज़न खरीद सकते हो तो वहाँ पर आप लोग को सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। लेकिन आपको अगर फ्री में सब चीज़ करना है या फिर आप किसी वेबसाइट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, तो आप लोग को ये सब चीज़ें पढ़ना आना चाहिए। और पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं एक्चुअली में। आपको बस कुछ सब कुछ लिखा हुआ होता है, देख के पढ़ना होता है और कंपेयर करना होता है, बस और कुछ नहीं। अब हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि एक्चुअल पी&एल स्टेटमेंट दिखता कैसे है। ये मैंने स्क्रीनर से उठाया है। आप लोग को यहाँ पर 2019 से लेके 24 तक आप लोगों को पी&एल दिख रहा होगा। जो मैंने पहले बताया था कि ये कैलेंडर ईयर का नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर का है। तो फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग आप लोगों को जो मैंने बताया था आप लोगों को याद होगा शायद कि फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो यहाँ पर अगर मार्च 24 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये मार्च 24 तक का रिजल्ट है। मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 का रिजल्ट है ये। तो ये जो भी आप लोग को फिगर्स दिख रहे हैं, ये कंसोलिडेटेड पी&एल है और आप लोग को मैंने शायद नहीं बताया कि आप लोग जब भी कभी भी आप अगर पी&एल एनालाइज करने जाओगे, आप लोग को दो तरीके के पी&एल देखने को मिलेगा। एक है आप लोग को कंसोलिडेटेड देखने को मिलेगा, दूसरा आपको स्टैंड अलोन देखने को मिलेगा। इनके बीच का फ़र्क बहुत ही ईजी है। आपको बस ऐसे समझना है कि अगर मान लीजिए कोई एक ही सिंगल कंपनी है, जैसे कि आपके पास अगर एक पेंसिल बेचने की कंपनी है, तो आपका पेंसिल बेच के आपने जितना भी कमाया खर्चा किया वो सब आपके स्टैंड अलोन में आ जाएगा कि आपने स्टैंड अलोन आपने अकेला बिजनेस करके आपके बिजनेस में आपने सिंगल कंपनी से बेच के कितना कमाया वो आपके स्टैंड अलोन में आ जाएगा। कंसोलिडेट का मीनिंग क्या है कि आपने आपके अंडर में जितने सारे कंपनीज के सबका मिला के कितना आपका सेल्स आया और कितना प्रॉफिट आया, बस यही होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक पेंसिल बनाने की कंपनी आपने खोला, तो आपने जितना भी पेंसिल बेचा, जितना भी खर्चा किया, जितना भी प्रॉफिट किया, वो आप स्टैंड अलोन पे रिपोर्ट करोगे। लेकिन मान लीजिए कल को आपने क्या किया कि आप अगर पेंसिल तो बेच ही रहे हो, आपका मार्केट ऑलरेडी रेडी है, तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं कल से रबर भी बेचूँगा। मतलब पेंसिल होता है उसके साथ मैं रबर भी बेचूँगा ताकि बच्चों को एक कंप्लीट पैकेज मिले। तो उसके लिए आपने एक अलग अलग से कंपनी बना लिया जहाँ से आप रबर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ताकि बच्चों को पेंसिल और रबर एक साथ मिलेगा। अब जब आप रबर पेंसिल और रबर दोनों की कंपनी में जितना भी सेल्स आया और जितना भी प्रॉफिट आया उसको आप रिपोर्ट करोगे, वो आप कंसोलिडेट पे डालोगे। तो जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, आई होप आप लोग को याद होगा कि पहले आता है सेल्स कि आपने एक्चुअल कितना इनकम किया। तो सेल्स पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है एक नंबर दिख रहा होगा 240,000 आप लोगों को दिख रहा होगा और ये पूरा का पूरा नंबर करोड़ में है। आपको आप लोगों को कुछ लाख में तो दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है। तो इनका रेवेन्यू और सेल्स भी पूरा का पूरा करोड़ों में होता है। और जहाँ पर करोड़ नहीं होगा, लैक्स में होगा या फिर मिलियंस में होगा, वो ऊपर साइड में कॉर्नर में लिखा हुआ होगा कि किस डिनोमिनेशन पे है और आपको कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लोग सिंपल समझने के लिए अभी हम लोग करोड़ को हटा देते हैं। अभी हम लोग इसे सिंपल नंबर्स की तरह समझो। हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग हुआ इसलिए हम लोग ऐसा समझ रहे हैं। तो सिंपल क्या हुआ कि सेल्स कितना आया 2,40,000 और हमारा खर्चा कितना हुआ 1,76,000। तो इसमें से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 64,000। तो यहाँ पर आप लोग को ओपीएम दिख रहा होगा। ओपीएम मतलब क्या कि आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मतलब आपने जो पैसा कमाया वो कितना मार्जिन कमाया आप क्या। और 27% का मीनिंग क्या है कि आपने 100 रुपये का अगर सेल किया है तो उसमें से आपका 27 रुपीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। और ऑफकोर्स आप लोग को याद होगा कि ये पूरा का पूरा डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं है, इसमें से अभी खर्चे बहुत सारे खर्चे माइनस करना बाकी है। तो इसके नेक्स्ट कॉलम में आप लोग को अदर इनकम दिख रहा होगा, जो कि मैंने बताया कि कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है, दूसरे किसी चीज़ों से जैसे कि म्यूचुअल फंड से आ गया होगा, डिविडेंड आ गया होगा। तो ये जो नियरली 3,500 का आप लोग को दिख रहा है फिगर, ये इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को इंटरेस्ट दिख रहा होगा और ये इंटरेस्ट क्या है कि आपने ऑफकोर्स ये जो सेल्स आया है 240,000 का, इस सेल को लाने के लिए हो सकता है बैंक से लोन लिया गया होगा और लोन लेने के लिए आपको सबको लोन पैसा फ्री में तो नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस हो और ये लोन हम लोग देखेंगे कहाँ कि हम लोग को यहाँ पर सिर्फ तो इंटरेस्ट दिख रहा है, हम लोग को पता कैसे चलेगा कितना लोन वगैरह है। वो आप लोग को बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, वो आप लोग को पी&एल पे देखने को नहीं मिलेगा। वो हम लोग जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो अब हम लोग को वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है डिप्रिसिएशन कॉस्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि आप अगर कोई पेंसिल बेचोगे तो उसमें से आपको ऑफकोर्स मशीन वगैरह खरीदना पड़ेगा ना। तो जो मशीन वगैरह का हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आता है वो हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं। इसके बाद हम लोग का ये सारा का सारा माइनस ऐड करने के बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है कि हम लोग का कितना एक्चुअल में कोर प्रॉफिट कितना आ गया बिजनेस से।
कि नियरली 62,000 का प्रॉफिट आ गया हमारा, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसके बाद हम लोग टैक्स कंपोनेंट पे कर देंगे, मतलब हमारा गवर्नमेंट को जितना भी टैक्स पे करना है हम लोग उसको पे कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नियरली 26% का टैक्स इन्होंने पे किया है। तो इसके बाद इनका 46,000 का नियरली इनका नेट प्रॉफिट बच गया है। तो मतलब ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो कि बिजनेस ने किया है पूरा का पूरे मार्च 24 में, मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्होंने 2,40,000 का बिजनेस किया और 46,000 का इन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। इसके नीचे आप लोग को ईपीएस दिख रहा होगा, जो कि मैंने आप लोग को थोड़ी देर बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ईपीएस। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ईपीएस में जैसे कि मैंने बताया कि ये जो 46,000 का प्रॉफिट आप लोगों को दिख रहा है, ये आपका नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो शेयर खरीदा है, उन सब लोग इस 46,000 का हकदार है। तो ऐसे में आपके हिस्से में कितना आ रहा है? आपने अगर इस कंपनी का एक शेयर खरीद के रखा है, आपके हिस्से में कितना आएगा? वो आप लोग को ईपीएस में दिख रहा होगा, जो कि नीचे आपको दिख रहा है कि 126.88। आपने अगर 2 शेयर खरीद के रखा है तो 126 इंटू 2, आपने 5 खरीद के रखा है 126 इंटू 5। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने अगर पूरा कंपनी खरीद लिया तो आपके पास 46,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट लेते हैं और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। अगर 46,000 रुपीज़ कंपनी ने प्रॉफिट किया है और कंपनी के पास 100 शेयर्स है, तो 460 रुपीज़ सर के खाते पे आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को 126 रुपीज़ दिख रहा है। इसका मतलब इनके पास बहुत सारे शेयर्स है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तो एक थोड़ा सा और चीज़ क्लैरिफाई कर देते हैं कि अभी आप लोग बोल सकते हो कि ये जो सेल्स है, हम लोग को सेल्स का नंबर दिख रहा है और हम लोग को जो अदर इनकम का नंबर दिख रहा है, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों को दोनों अलग तरीके से दोनों तो एक्चुअली इनकम ही है, फिर भी क्यों अलग अलग रिपोर्ट किया जा रहा है, ये एक साथ क्यों नहीं रिपोर्ट हो रहा है? तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था कि सेल्स का मतलब ये है कि आपने एक्चुअल बिजनेस करके कितना कमाया। आपका मेन ऑपरेशन क्या है? आपका अगर पेंसिल बेचना काम है, तो आप पेंसिल बेच के कितना कमा रहे हो वो आपको सेल्स पे आएगा। और जो अदर इनकम है, ये आपका बेसिकली अदर सोर्सेस से कितना आपका इनकम है। आपका कुछ डिविडेंड आ गया, आपने कुछ स्टॉक्स बेच के कुछ इनकम कर लिया, आपका कुछ किसी दूसरे सोर्सेस से आपका कुछ इनकम आ गया। तो इन सब चीज़ों को अलग से रिपोर्ट करने का मतलब रीज़न यही है कि कंपनी का मेन जो ऑपरेशन है, वो ये सब चीज़ें करना नहीं है। कि डिफरेंस होता है कि कोर ऑपरेशन और अदर ऑपरेशन, मतलब आपका जो कोर ऑपरेशन है, आपका जो मेन काम है, उससे आपने कितना कमाया और आपका जो एक्स्ट्रा आपने जो उसको आपने जो काम कर रहे हो उसको आप लोग लेवरेज करके मतलब थोड़ा बहुत अदर इनकम आपने कितना कमाया, ये सब इसकी इसकी वजह से दोनों को अलग अलग रिपोर्ट किया जाता है। तो आज हमने बेसिक के बारे में बात की है कि ऐसे इनकम स्टेटमेंट ऐसा होता है, हम लोग ऐसे इसे को समझ सकते हैं। आगे हम लोग थोड़ा बहुत और एक दो में वीडियो लाऊंगा जहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा और एडवांस में समझाऊंगा। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।